ओके, नमस्ते बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 8 में एसएस स्टैंडर्ड 8 एसएस लेसन नंबर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया। व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मीनिंग है राष्ट्रवाद। हमारे जो इंडियंस होते हैं, इंडिया, भारत, हम भारत में हैं तो हम भारत के बारे में ही जाना पड़ने वाले। तो भारत में नेशनलिज्म यानी जो राष्ट्रवाद है वो किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद है, हम सभी लोगों के अंदर अपने देश के प्रति सहानुभूति है, देश के प्रति कुछ करने की भावना है। आप सब बच्चे हमारे देश भारत के फ्यूचर हो, आप कुछ न कुछ ऐसा करने वाले हो जो हमारा देश आप पर गौरव करेगा। तो यही नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना हर किसी के अंदर होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से आई, कैसे आई, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। नेशनलिज्म मीन्स का मतलब है फीलिंग, अंदर की भावना, फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंग वंस नेशन। यानी कि हर एक पर्सन के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति, नेशन राष्ट्र के प्रति प्राइड की भावना, गर्व की भावना, राष्ट्रवाद की भावना ये होना चाहिए। यही है नेशनलिज्म का मीनिंग। नेशनलिज्म के लिए जो है काफी ढेर सारे फैक्टर्स है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, आपको मालूम ही है कि सबसे पहले हमारे देश में ब्रिटिश रूल ने हमारे देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया। खोखला करने के बाद वो देश को धीरे धीरे हमारा देश जो है वो लोगों के अंदर क्रांतिकारी की भावना जागृत होने लगी, क्रांति की भावना जागृत होने लगी। फिर देश को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए हर किसी के अंदर ये भावना उत्पन्न होने लगी, ये क्रांति हर किसी के अंदर जगने लगी। तो इसीलिए नेशनलिज्म का मीनिंग बताया है कि प्राइड ऑफ बिलोंगिंग टूवर्ड्स वंस नेशन। हर एक पर्सन को अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो द फीलिंग ऑफ विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस अदर। लोगों के अंदर सैक्रिफाइस और विलिंग्स की भावना जरूर होनी चाहिए। एंड ऑल्सो एवरीथिंग वन हैज फॉर द नेशन ऑफ नीड अराइज। हर चीज, यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉइंट्स है, पहला ये जो फैक्टर्स जो बता रहे हैं हम, तरह तरह के जो फैक्टर्स हमारे देश में हम इंडियंस के अंदर कैसे उत्पन्न होता है राष्ट्रवाद, उसके बारे में बताया जा रहा है। पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, न्यूज़पेपर, मैग्निफिसेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, ये इसी से राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है। राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में पहले तो सबसे पहले जो है ना क्या बताया गया है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो है फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे देश में हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न करने के सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। एंड इंडियन डेवलप नोटेबली only after the revolt of 1857.
जो हमारा देश जब 1857 की बात हो रही है, यानी कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ है? 1857 की 1947? 1857 की बात हो रही है। उस समय से जो है हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उस समय से हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा है और आज़ादी के जो है तरह तरह के नेशनलिज्म उत्पन्न कर रहा है कि लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना आ जाए, राष्ट्रीयता की भावना आ जाए और हमारा देश आजाद। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ऑर्गेनाइज यूरोप, जो आधुनिकतम जो कॉन्सेप्ट है वो नेशनलिज्म का जो अराइज हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो हुआ है फैक्टर्स लाइक रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन of Italy and the Germany, etc., played an important role in spreading nationalism in Europe. That means कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हमारे देश के जो आधुनिकतम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म के हैं वो ऑर्गेनाइज यूरोप से ऑर्गेनाइज किए गए हैं और जिसके वेरियस फैक्टर्स हैं तरह तरह के। जैसे पहले रेजियंस बोला, रेजियंस दैट मीन्स हमारे देश का पुनर्जागरण करना, पुनः जगना। रिफॉर्मेशन, क्रांति लाना, क्रांति हर एक पर्सन के अंदर रिफॉर्मेशन की भावना होनी चाहिए, रेनेसांस की भावना होना चाहिए और यूनिफिकेशन यानी एकीकरण, सबको एक होकर के चलना चाहिए, विश्व बंधुत्व, इसकी कामना होनी चाहिए सबके अंदर। और इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप से हुई। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? यूरोप से हुई है। द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब अमेरिका और फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हुआ है, यानी कि उनमें क्रांति की भावना आई है रिवॉल्यूशन में, तो हमारे देश और इटली और जर्मनी ये सब एक हो गए, एकीकरण हो गए। यानी कौन कौन? अमेरिकन, फ्रांस और क्या कहते हैं इटली और जर्मनी सब एक हो गए। प्लेड इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्रोपगेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया प्रोपगेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के नेशनलिज्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। यानी कि तरह तरह के रोल रचने लगे, किस तरह से लोगों को अपने देश के खिलाफ भड़काया है, ऐसा कर देंगे। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हेल्प्ड इंडियंस टू गेदर द नॉलेज ऑफ द थिंग्स happening around the world, that changed their political, social, religious and economic views. जब ब्रिटिश रूल आया, स्टार्ट हुआ ब्रिटिश रूल, उस समय इन इंडिया को हेल्प की जरूरत थी। इंडियंस जो थे, इंडिया के इंडियंस को हेल्प की जरूरत थी। किस लिए? नॉलेज ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ की नॉलेज करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ की जानकारी लेना। नॉलेज ऑफ थिंग्स हैपनिंग, कैसे लोग एक दूसरे के साथ खुश रहें अराउंड द वर्ल्ड, चारों तरफ, एंड द चेंज देयर पॉलिटिकल, और फिर उसके बाद चेंजेस होता गया पॉलिटिकल में, राजनीतिक में, सोशल में, समाज में, रिलीजियस में, धर्म में और इकोनॉमिक पीस और आर्थिक परिस्थितियों में, ये सारे व्यूज में चेंजेस होते रहे। वेरियस फैक्टर्स फास्टरिंग द मॉडर्न नेशनलिज्म, फिर धीरे धीरे तरह तरह के फैक्टर्स आते गए जिससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म उत्पन्न होता चला गया। एरोज इन इंडिया द एजुकेटेड एंड द इंटेलेक्चुअल फेल्ट द नीड ऑफ सेल्फ रूल इन आवर कंट्री।
सभी जितने भी एजुकेटेड थे लोग शिक्षित होने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होने लगे और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट जागृत करने की कोशिश करने लगे। सभी को आवश्यकता हो गई और सेल्फ रूल मिला और अपना रूल इन कवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में हमारे देश के लोगों का रूल होना चाहिए, बाहर वालों का रूल नहीं होना चाहिए। अभी आप अपने घर में ही ले लो, घर में आपके मम्मी पापा जो बोलते हैं आप वो मानते हो, लेकिन मम्मी पापा के अलावा घर में और कोई पर्सन होता है या कोई पर्सन बाहर से आता है, वो बोलता है कि हमें आपको अब हमारा रूल मानना है, तो घर के पर्सन तैयार होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना रूल खुद बना रहे हैं। हमें घर में किस समय सोना है, हमें घर में किस समय उठना है, किस समय खाना खाना है, किस समय मुझे पढ़ना है, किस समय मुझे ये काम करना है, ये रूल सारे हम बनाते हैं। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स बनाते हैं। अब पेरेंट्स से अलग हट करके कोई घर के अंदर बाहर का पर्सन आता है और वो बोलता है कि नहीं, हम जो है आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए, तो हम रेडी नहीं होते हैं। रेडी क्यों नहीं होते? क्योंकि रूल्स हमारे होते हैं, हम अपने रूल से हटना नहीं चाहते। वैसे ही उसी तरह से हमारे देश की हालत थी। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो हम अपने रूल्स बनाने के लिए परेशान थे कि हम अपने रूल्स किस तरह से बनाए, हमारा देश एक डेमोक्रेसी कंट्री कहलाए। लेकिन इस डेमोक्रेसी कंट्री कहलाने के लिए हमें काफ़ी सालों, कभी वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। तो ब्रिटिश रूल जो है वो यही स्प्रेड कर रहे हैं। तो हमें अपने अंदर ये जागृत करना है कि हम अपना सेल्फ रूल इन अवर कंट्री का किस तरह बनाएं, एंड दिस थॉट ग्रेडली स्प्रेड फॉर, और ये धीरे धीरे हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं इसके बारे में जानकारी, एंड वाइड द नेशन, लोगों के बारे में जो है राष्ट्र के बारे में जानकारी देना। इट वॉज फॉलोड बाय द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। कैसे लोग जो है नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रता के प्रति यूनिटी कैसे जागृत किया जाए। हिंदी में बोलते हैं विश्व बंधुत्व, यानी सारा पूरा विश्व एक होकर के चले। तो हमारे इस समय हमारे भारत की बात हो रही है, तो भारत किस तरह से एक होकर के चले, भारत के बारे में कहा जा रहा है। तो इस तरह से काफी ढेर सारे फैक्टर्स बताए गए हैं यहाँ पे। टोटल आपके 6 फैक्टर्स जो है जो हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न करते हैं। कैसे हम नेशनलिज्म की तरफ अग्रसर हो जाए, आगे चले, उसके बारे में ये सारे फैक्टर्स बताते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स उसी के बारे में बताए जाते हैं कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। पहला हमारा फैक्टर आया है पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिकल दैट मीन्स राजनीतिक। अभी हमारे देश के बहुत सारे नेता पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पॉलिटिक्स यानी राजनीति के बारे में जानकारी लेना, राजनीति के बारे में जानकारी लेना भी अपने अंदर एक कला है। हर किसी को राजनीति के बारे में भी जानकारी नहीं होती। अभी देश में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये वैक्सीन, कोरोना के बारे में लोगों के क्या राय है, वो कोरोना की वैक्सीन किससे, ये सारी चीजें जो है ये हमारे देश के पॉलिटिकल संभाल रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल्स संभाल रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल रीजन से हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। राष्ट्रीयता की भावना इससे पॉलिटिकल रीजन से इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। बिफोर द ब्रिटिश रूल से पहले आवर कंट्री लॉक्ड पॉलिटिकली यूनिटी। जब ब्रिटिश रूल था उससे पहले की बात कर रहे हैं कि आवर कंट्री लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी। हमारा कंट्री जो है वो पॉलिटिकल जो है यूनिटी के कारण जो है वो लैक हो रहा था, यानी कि उसके अंदर मतभेद हो रहा था, डिवीजन होता जा रहा था। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग और स्मॉल प्रिंसली स्टेट। फिर धीरे धीरे इंडिया डिवाइडेड होता चला गया और डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट। छोटे छोटे स्टेट में, बिग में, बड़े स्टेट में, छोटे स्टेट में धीरे धीरे डिवाइड हो रहा था।
द ब्रिटिशर डिफीटेड मेनी किंग्स एंड एस्टैब्लिश्ड। ब्रिटिशर जो इससे प्रभावित हो रहे थे, डिफेक्टेड हो रहे थे, क्योंकि उस समय हमारा ब्रिटिश रूल नहीं था। उस समय ब्रिटिश वाले जो है, जिस समय मुगल एम्परर, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन सब का साम्राज्य चलता था। मौर्य वंश, गुप्त वंश, मराठा वंश, इन सब के बारे में सब चलता था। उस समय ब्रिटिश नहीं थे। ब्रिटिश उसके बाद हमारे देश में आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश के लोगों के अंदर फूट डालनी शुरू कर दी, जिससे सब लोग बिखरते चले गए, जिससे हमारे देश पे ब्रिटिश लोगों ने जो है कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश रूल से पहले की बात की जा रही है कि उस समय भी पॉलिटिकल कमी के कारण, लैंड के कारण, यूनिटी के कारण, एकता के कारण हम लोग के अंदर, हमारे देश में इस तरह से एक ही अलग अलग सब होते चले गए। कोई भी जो है राजा आता था, वो राजा, उन्होंने मेवाड़ को जीत लिया तो मेवाड़ उनका हो गया। उधर अकबर आया, अकबर ने वो दिल्ली की तरफ जीत लिया तो दिल्ली उनका हो गया। इस तरह से विभाजन कर, अभी सब एक होकर के नहीं, अकबर और ये मेवाड़ के राजा, मराठा, ये सब जो है आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश करते थे। तो यही चीज का जो है ना फायदा ब्रिटिश वालों ने उठाया। तो ब्रिटिश की जो रूल आई हमारे में, उससे पहले की बात की जा रही है कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू बिग और स्मॉल princely state. The Britishers defeated many kings and established direct or indirect rule all over India. धीरे धीरे ब्रिटिशर डिफीटेड होते चले गए और मेनी किंग्स जो है, ढेर सारे किंग्स उनके अंडर में आते चले गए और धीरे धीरे इस्टेब्लिश होता गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल ओवर इंडिया अंडर द डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर के डोमिनेशन के अंदर, यानी जो ब्रिटिशर थे उनके प्रभाव से, उनके प्रभाव के अंदर जो है सभी लोग आने लगे, धीरे धीरे सारे किंग आने लगे। अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड और धीरे धीरे ब्रिटिशर जो है एक प्रशासन, अपना शासन प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन चारों तरफ फैलाने लगा, यानी कि हर तरफ उसका शासन चलने लगा। हर तरफ वो अपने शासन को धीरे धीरे फैलाता चला गया, प्रबंध करता चला गया और धीरे धीरे वो कब्जा करता चला गया। फिर वो अपने सारे तौर तरीके, सारे रूल्स लोगों से मनवाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। हाउएवर द ओवरऑल एक्सपीरियंस of the British rule was conducive। धीरे धीरे however overall चारों तरफ एक्सपीरियंस होने लगा, लोगों को दिखने लगा कि हाँ अब ब्रिटिश जो है हमारे देश में धीरे धीरे कब्जा करने लगा। ब्रिटिश रूल वॉज कन्विन, जहाँ जहाँ ब्रिटिश शासन को अपने अनुकूल शासन नहीं लगता था तो वहाँ पे वो अपने अनुकूल शासन करता था, मतलब अपने अनुकूल, यानी कि उसको जो चाहिए था वो ही मिलता था। हर जगह वो अपने आपको अधिकार, अपना अधिकार लेना चाहता था। हर जगह वो अपने अधिकार के लिए करने लगा और लोगों को तकलीफ देने लगा। इसी से जो है लोगों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना आने लगी, उत्पन्न होने लगी। There was gradually thus protest become more implement and the rest। धीरे धीरे एक तो ब्रिटिश धीरे धीरे वेस्टवर्ड, यानी कि बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जीतने लगा, लोगों को किंग और उनके राज्य को हड़पने लगा और वो इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश जो है वो क्या प्रसिद्ध होते चले गए। तो ये क्यों हुआ? सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल रीजन में ये आया कि सबसे पहले ये जो हम अपने नेशनलिज्म से अलग क्यों हुए, पॉलिटिकल रीजन की वजह से। स्टार्टिंग से ही जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था, ब्रिटिश रूल से पहले ये प्रॉब्लम आई कि लोग एकीकरण नहीं हुए, एक नहीं हुए, जिसकी वजह से
लोगों में फूट डलना शुरू हो गया और ब्रिटिश आते गए शासन को और मजबूत कर दिया। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजन से हमारे यहाँ राष्ट्रवाद भी कमी है। अब इकोनॉमिक रीजंस क्या है? इंडिया वॉज फाइनेंशियली रूल्ड ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज। इंडिया हमारे यहाँ अभी शुरू से ही फाइनेंशियली पैसों की वजह से गरीब कहा जाता है। एक समय था जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि इंडिया में सोने की चिड़िया, यानी कि चारों तरफ इतनी हरियाली होती थी, इतनी पैदावार होती थी, इतने पैसे आते थे, लोगों में इतनी सुख शांति थी। लेकिन वो धीरे धीरे तो सुख शांति ब्रिटिश वालों ने और खुद हमारे पहले के 1857 के जितने भी जो हमारे राजा प्रजा थे, इन लोगों ने खत्म किया। अब ब्रिटिश वालों को इकोनॉमिक रीजन आ गया। इंडिया वॉज फाइनेंशियली रन ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द ब्रिटिशर। अब ब्रिटिशर के साथ इंडिया इकोनॉमिक उससे प्रॉब्लम से फेस होने लगी। द ब्रिटिशर टुक द रॉ मटेरियल्स। ब्रिटिशर उनको रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल देते थे फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से, एंड देन फिनिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर सोल्ड इन इंडियन मार्केट। वहां से रॉ मटेरियल लाते थे और रॉ मटेरियल ला करके इंडिया को देते थे और इंडिया से इंग्लैंड को देते थे, इंडिया को इंग्लैंड जाती थी और उसके बाद वो फिनिश होता था, मैन्युफैक्चर्ड होता था, बनता था और फिर उसके बाद वो इंडिया के मार्केट में सोल्ड होता था। द ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड वाज नेग्लिजिबल, whereas heavy taxes were levied in commodities। और इंडिया को इंग्लैंड तक भेजने में ये रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल वहां से फिनिश करके यहाँ पे लाने में उनको टैक्स भरने पड़ते थे, जिससे वो इकोनॉमिक परेशानी में पड़ने लगे। वो टैक्स उसमें नहीं भर पा रहे थे, लेकिन उनको टैक्स भरना पड़ा। ये टैक्स की वजह से जो है वो धीरे धीरे उसमें इफेक्टेड होते चले गए। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एज द रिजल्ट द इंडियन गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव देन इंपोर्टेड गुड्स। तो इंडिया को क्या होने लगा, वो बहुत ज्यादा खर्च के साथ जो है वो चीजें उसको मिलती थी। बहुत खर्च करने के बाद वो चीजें उनको मिलती थी। अब वो चीजें जब वो गुड्स उनको खर्च करने के बाद मिलेगी तो इंडिया में आएगा, तो इंडियन वाले जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, पर्सन तक पहुंचाएंगे, तो पर्सन को कितना महंगा पड़ेगा। ठीक, जिस तरह से अभी प्याज ले लो, प्याज बहुत महंगा है, लेकिन जहां से वो खरीदा जाता है प्याज, वहां पे वो मात्र ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए 5 रुपए किलो खरीदा जाता होगा। उसके बाद 4-5 रुपए वो किलो खरीदता होगा, फिर वो दूसरे पर्सन को बेचता होगा, तो होलसेलर होगा, होलसेलर को वो 10 रुपए में बेचता होगा, 10 रुपए में बेचता होगा, यानी कि वो 10 रुपए में 5 रुपए किलो प्याज है, तो 5 रुपए का फायदा उस किसान को हुआ जहां होलसेल। फिर होलसेल वाला जो है वो दुकानदारों तक बेचता है 20 रुपए में, तो उसको भी महंगा पड़ा। जो दुकानदार है, जो वेजिटेबल बेचते हैं, उनको 20 रुपए में पड़ा। अब 20 रुपए में उनको पड़ा तो वो हमें 40 रुपए में बेच रहे हैं, वेजिटेबल। तो इस तरह से हमारे पास, यानी कि हम लोगों के पास आते आते वो चीज बहुत ही कॉस्टली हो जाती है, जिसको हम खरीदने की क्षमता नहीं रखती। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक जो है वो इफेक्टेड होता है। इस तरह से इकोनॉमिक रीजंस इफेक्टेड होने लगता है। फिर इस तरह से एक्सपेंसिव होता जाता है और उससे, जैसे प्याज है
प्याज की महत्ता लोगों को समझने लगे, लोग प्याज की महत्व, प्याज को इम्पोर्टेंस देने लगे। जहाँ पे हम घर में डुंगरी खाते हैं, एक खाते हैं, वहाँ पे आधा खाने लगे। उसी तरीके से हमारे देश में भी ये हुआ कि धीरे धीरे वो इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंट गुड्स जो है वो एक्सपेंसिव होने लगे। और इन दिस कट थ्रॉट कंपटीशन द हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कुड बी सस्टेन। और इन सबको बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिशन्स होने लगे। हैंडीक्राफ्ट जो लोग होते थे उनके कॉटेज होने लगे और इंडस्ट्रीज होने शुरू हो गया। इस तरह से हमारा देश डेवलप हुआ। Itself many artisans become employed। इस तरह से जो ढेर सारे हमारे देश में कारीगर हैं वो भी उसमें जुड़ते चले गए। जुड़ने के साथ साथ फिर उनको भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक रीजन से फिर वो, जैसे कोई भी काम हो रहा है, फॉइट फैक्ट्रीज है, अब मानो एक चॉकलेट की फैक्ट्री है, चॉकलेट की फैक्ट्री में भी कितने लोगों को काम मिलेगा? चॉकलेट को बनाना, उसके रैपर को तैयार करना, रैपर में वो जो लिखा हो रहता है वो सब चीज़ तैयार करना, फिर रैपर बना करके रखना, ये सारी चीज़। तो इससे जो है लोगों को रोजगार भी मिलता है, इससे उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सही होती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बता रहा है कि उस जब वो गुड्स एक्सपेंसिव होते गए तो उन्होंने इस तरह से रीजन भी, इसका एक सोल्यूशन भी निकाला कि हर तरफ जो है उन्होंने उसको कंपटीशन में इसके कंपटीशंस करने लगे। और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए कॉटेज तैयार किया, इंडस्ट्री तैयार की और इस तरह से इसको बनाए रखा। मेनी आर्टिसन बिकम एम्प्लॉयड। यहाँ पे ढेर सारे आर्टिसन इनके अंदर एम्प्लॉयड हुए। सून द इंडियन रियलाइज, धीरे धीरे इंडिया रियलाइज करने लगी दैट इट वाज अ ब्रिटिश पॉलिसी टू प्रॉस्पेरस इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस forested the feeling of nationalism in the people of India। इस तरह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागृत होना शुरू हुई। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में तो आप पहले से ही पढ़े, ये सारे ट्रांसपोर्ट के बारे में। वर डेवलप्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश फॉर द मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस। However, it turned out to be soon disuse from the Indian people come closer to one another due to the development of these faculties. Mobility of the intellectuals, artists and business class increased and they started exchanging thoughts and the opinion। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बोला है, इससे भी हमारा देश जो है वो इकोनॉमिक की तरफ, अच्छी इकोनॉमिक की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये भी हमारे लिए, हमारे देश के नेशनलिज्म के लिए अफेक्टेड होने लगे। लोगों के अंदर अपने देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना इसी सबसे जागृत होने लगी। ओके, अब हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे के बारे में बताएंगे।